साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले एक केस स्टडी से स्टार्ट करूंगा मैं कि जो आए दिन हम लोगों के पास में साइबर थ्रेट्स चल रहे होते हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर में सारे के सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया था। रीजन क्या है? कुछ भी रीजन नहीं है, बस प्रोटेस्ट के कारण उसको बंद कर दिया गया था। क्या हम लोग इसको साइबर क्राइम बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। साइबर क्राइम कहाँ पे हो सकता है? अभी मैं बोर्ड पे कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट आप लोग मेरे को अभी सुनोगे। साइबर क्राइम में होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन डिजिटल डेटा को हार्म करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऑनलाइन डिजिटल डेटा के साथ अगर हम लोग खिलवाड़ करते हैं, तब वहां पे साइबर क्राइम एक्ट लागू होता है। जैसे इंडिया में आईटी एक्ट चलता है, हमारे पास में आईटी एक्ट 2000 है, जो 2000 में लागू किया गया था। अभी के प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, एक केस हम लोगों ने देखा था, बैंगलोर का केस था। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि हम लोग लाइव पे हैं। वहां पे एक लड़की का केस था। वो लड़की प्रोफेशनल थी, जॉब कर रही होती है। दो केस स्टडी डिस्कस करेंगे। इस केस में होता है क्या है, वो लड़की सुसाइड अटेम्प्ट लेती है, ठीक है। अगर सुसाइड अटेम्प्ट लिया गया है, उससे पहले जब पता चला कि सुसाइड किया गया, उससे जस्ट पहले पूरा कैमरा जब वेबकैम चेक होती है अपार्टमेंट की, तो वो लड़की अपने ऑफिस से बहुत अच्छे मूड में अपने घर जाती है। गेट खुलता है तब तक मूड एकदम बढ़िया रहता है, कोई शक्ल पे एक टेंशन का शिकन तक नहीं दिखता। लेकिन जब दरवाजा बंद होता है, तो जब दरवाजा खुलता है तो वो लड़की हैंग पाई जाती है। यहाँ पे क्या ऐसा सिनेरियो बना होगा कि वहां पे वो लड़की के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा? किसी के पास आंसर है? मेरे को नहीं लगता डेटा लीक होने पे कोई इतना बड़ा अटेम्प्ट, सुसाइड अटेम्प्ट लेगा। डेटा तो अभी आपका बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अभी आगे सेशन में देखेंगे आपके डेटा, आपका डेटा कितना ब्रीच हुआ है, क्या क्या ब्रीच हुआ वो भी देखेंगे। डेटा ब्रीच होना मेरे को नहीं लगता कोई बड़ा रीजन है। रीजन वॉज सोशल मीडिया। हम लोग जो इंस्टाग्राम पे किसी के भी साथ बात करते हैं ना, किसी के भी साथ, किसी का भी रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग चैट करना चालू कर देते हैं। वो एक मेजर ऑप्शन है। रीजन क्या है ना कि हम लोग साइबर क्राइम को या फिर एक पर्सनल लाइफ को बहुत दूर कर देते हैं। आजकल के डेट में कोई भी आपको गन से नहीं मारेगा, ऑनलाइन मारता है वो ज्यादा, अगर उसके पास में थोड़ा ब्रेन है। हम लोगों का काम क्या है, अगर हम लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हम लोग डूब जाते हैं। रील अगर चल रहा है तो 1.5 घंटे रील ही चल रहा है, कोई मतलब नहीं आसपास में क्या चल रहा है। किसी का अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना इस चीजों को सोचे कि हम इसको जानते भी हैं या नहीं। फिर थोड़े टाइम के बाद चैट होना चालू हो जाता है। और खास करके अगर गर्ल्स एंड बॉयज का मैटर है तब तो बहुत ज्यादा चैट होगा। एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला का इंटेंशन आपको पता नहीं है कि वो क्या चाह रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा है। आपका लगना और उसका अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। हमें लगता है, जिससे आपने फिजिकल प्रेजेंस जिसका नहीं है, आपने जिससे मिला तक नहीं है, 2 महीने के चैट पे हम लोग ये सोचते हैं कि ये सामने वाला लड़का या लड़की बहुत अच्छा है, वी कैन ट्रस्ट ऑन हिम और हर। तो ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है। वो लड़की ने भी वही गलती करा था। 4 साल से कंटिन्यूअसली चैट चल रहा है किसी के भी साथ, बट उसने 4 साल में उससे मिला भी नहीं है। और उस लड़के के पास उस लड़की की पूरी डिटेल है, कब वो जा रही है, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, कि उसके घर में पेरेंट्स क्या करते, उसके पापा क्या करते, कितने भाई बहन, उसका भाई कहाँ जा रहा है, उसका भाई कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, सारी डिटेल्स उसके पास है। द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे उस लड़की ने गलती कर दी, वो ये कि वो एक रूम में रहती है, अटैच वॉशरूम है, सब कुछ। और उस लड़की का वेबकैम पिछले 3 साल से उसके लैपटॉप का वेबकैम एक्सेस हो रहा है किसी और के साथ। अब आप 5-10, हमारे पास में रूम तो है नहीं, आपके पास में सिंगल रूम है, और गलती से आज से 3-4 साल पहले व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे अनसेंड या फिर मतलब कह ले डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। एक बार अगर जो मैसेज डिलीवर हो गया तो फिर हो गया। गलती से उस लड़के ने वो फोटोग्राफ्स डिलीवर कर दिए थे, मतलब डिलीवर कहीं और होना था, वो गलती से यहाँ पे डिलीवर हो गया। तो जब लड़की ने लास्ट टाइम अपना पीसी ऑन करा तो उसने देखा कि उसका पूरा 3 साल का डेटा उस लड़के के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। यहां से स्टार्ट होता है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम में अगर ऐसा लगता है ना हम लोगों को कि हमारे डेटा की क्या वैल्यू है, अभी जितने लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन में बैठे हैं तो बहुत सारे लोग ये बोल दोगे आप लोग कि मेरे फोन में कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ, अभी गोल्ड है आपके पास, उसकी इतनी वैल्यू है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपका डेटा कहीं लीक हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो अगर डेटा लीक जो हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम लोगों के पास में एक वेबसाइट है, वो बताएगा कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड हैव आई बीन पॉन्ड।
ठीक है, हैवल्स नहीं, प्रमोशन हो गया हैवल्स का। हैव आई बीन, दिस इज द वेबसाइट वेयर यू कैन चेक आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। ये वेबसाइट जो है हैव आई बीन पॉन्ड, ये आपको बताएगा आपका डेटा कहीं ब्रीच हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो चेक करते हैं मेरा डेटा कहीं ब्रीच हुआ है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है आपको। ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, पॉन्ड पे क्लिक करना है एंड लेट्स चेक। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है, ये रेड हो रहा है, इट मीन दैट आपका डेटा ब्रीच हो रखा है, जैसे मेरा है। अब आप बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कैसे हो गया, मैं तो बहुत साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड पर्सन हूं, तो मेरा कैसे हो सकता है। डेटा ब्रीच आपके हाथ में नहीं है। पहली चीज, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आप अपना डेटा उस एप्लीकेशन वाले के साथ शेयर कर रहे हो। अब आप यहाँ पे पूछोगे मेरा कौन कौन सा डेटा ब्रीच हुआ है, तो देखते हैं कौन कौन सा डेटा ब्रीच हुआ है। यहाँ पर बहुत प्यारे शब्द में लिखा हुआ है, आप पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस, मेरा फिजिकल एड्रेस, मेरा नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सब मेरा लीक हो रखा है। इट मीन दैट मेरा पूरा कुंडली है। और कहाँ है ये? मे बी एज पॉसिबल डार्क वेब, मे बी हो सकता है। अब सब बहुत के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि इससे बचा कैसे जाएगा। एक ही तरीका है बचने का, वो है आपको इंटरनेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक कीपैड फोन लेना है बढ़िया सा, जिसमें बटन हो, उससे आपको कॉलिंग करना है बस। वो भी तब तक जब तक पुलिस आपको सर्वेलेंस में नहीं डाल रही है। जिस दिन पुलिस ने आपको सर्वेलेंस में डाला, फिर वहां भी साइबर सिक्योरिटी खत्म। तो यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल करके आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मेरा डेटा जो ब्रीच हुआ है वो बिग बास्केट कंपनी ने करा है। आई थिंक 2020 या 21 का ये डेटा है। 2020 या 21 में शायद डेटा बहुत ब्रीच हुआ होगा इसका, बिग बास्केट का। तो उसमें मेरा ये जो पूरा का एड्रेस है ना, ईमेल, आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सब लीक हो गया था यहाँ से। आप लोग भी अपने ईमेल एड्रेस को डाल करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा डेटा सोल्ड हुआ है। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी में पहला बार जॉब जैसा कोई चीज होता है। बट अगर किसी को पता है तो वो एज अ जॉब प्रोफेशन ट्रीट करने लगते हैं। किसी को अपनी सिक्योरिटी से मतलब ही नहीं है तो वो सीखना भी नहीं चाहते। अगर आप साइबर सिक्योरिटी को सीखते हो या फिर आप थोड़ा बहुत भी लिटिल बिट समझते हो, तो आप अपने डेटा के साथ, आपका डेटा कितना प्रोटेक्टेड है, आप उस पर खेल सकते हो। किसको डेटा देना है, किसको नहीं देना है, इसका समझ होगा आपके पास। एक फॉरेन एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर मैं ये बात बोलता हूँ, फॉरेन एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो डेटा है, बहुत लोग स्नैपचैट यूज करते हैं। कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं यहाँ पे? और आप लोगों के डेटा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं स्नैप पे नहीं हूँ। एक टाइम था जब मैंने स्नैप डाला था, लेकिन उसके बाद जो उसका बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर बहुत अनकंडीशनल बिहेवियर है। कैन यू इमेजिन, बिना आईपी भेजे, बिना लिंक भेजे कोई और आपके लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। ये सबसे बड़ा, क्या बोलूं, मेजर डिसएडवांटेज है मतलब स्नैपचैट का। अब स्नैप में और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कैमरा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करा, ठीक है। अब कैमरा का जब एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करा, वो बोलता है क्या कि मुझे आपके कॉल लॉग्स का एक्सेस चाहिए। अब जिनको साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस नहीं पता होगा, वो धड़ाधड़ अलाउ पे क्लिक करेगा, तुरंत अलाउ पे क्लिक करेगा, सारा परमिशन अलाउ करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो अलाउ और डिनाई किस चीजों का ऑप्शन है। अब सोचने वाला बात यह है कि अगर वो कैमरा का एप्लीकेशन है, उसको कॉल लॉग से क्या मतलब, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट है उससे क्या मतलब उसको, लेकिन आप फिर भी अलाउ करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एप्लीकेशन का काम क्या है, वो कौन कौन सा परमिशन मांग रहा है। और कल के डेट में वो बोलेगा भैया हमें आपका लोकेशन चाहिए, आपका फोन का मेटा डेटा चाहिए। रिसेंटली 2021 में व्हाट्सएप पे एफआईआर हुआ था, पता है? व्हाट्सएप ने जब अपना पॉलिसी चेंज किया था, उसने बोला था कि हम पूरा मेटा डेटा लेंगे। व्हाट्सएप फ्री है, लेकिन वो कहाँ से कमा रहा है? किसी को आइडिया है कैसे अर्न कर रहा है व्हाट्सएप? वाह, बात तो तुमने सही बोली है थोड़ी बहुत। करेक्ट, चैट से डेटा कलेक्ट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, बिल्कुल भी नहीं है। वो इनक्रिप्टेड है हम और आपके लिए। जब कभी अगर मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ हाय,
तो आप नोटिफिकेशन में देखना हाई के नीचे सजेशन आता है, हाउ आर यू, हेलो का ऑप्शन आता है। वो कैसे आ गया? उसको पता है अगर किसी को हमने हाई बोला है तो दो ही ऑप्शन होगा, या तो हाउ आर यू पूछा जाएगा या तो हेलो पूछा जाएगा। इट मीन्स दैट चैट पढ़ा जा रहा है, 110% चैट रीड किया जा रहा है। अब आपने किसी को भेजा कि भैया मुझे 500 रुपये का शूज चाहिए, अब जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, 500 रुपये के शूज का एड चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका डेटा रीड किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट है हमारे गवर्नमेंट में, थोड़ा सा मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कहीं ना कहीं हमारा डेटा हमारे कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए। एक मेजर फ्लॉ है ये। चाइना की कंपनी यहाँ करके डेटा ले करके निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, और हम लोग यहाँ पे डेटा सेफ नहीं रख पाते। इसके बाद हमारा एक ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अभी रिसेंटली 4 या 5 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज हुआ था। वो आउटेज का रीजन माइक्रोसॉफ्ट का भी था ही नहीं। और लकीली ऐसे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में आउटेज नहीं हुआ, है ना। वही तो मेन रीजन है क्यों नहीं हुआ। अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बोल नहीं सकता। उसका रीजन बहुत बड़ा रीजन है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता माइक्रोसॉफ्ट का शेयर प्राइस गिर गया किसी और की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट की कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं पे भी गलती नहीं है। वॉरेन बफेट भी वहां पे कहीं पे बीच में नहीं आ रहा है। क्राउड स्ट्राइक नाम की एक साइबर सिक्योरिटी की फर्म है, कंपनी है, जो साइबर सिक्योरिटी हैंडल करती है माइक्रोसॉफ्ट की। उस केस में देखिए होता क्या है ना, कि आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, तो पहला बात, कभी भी आपको मॉड यूज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहिए जिसका प्रीमियम आपके पास में नहीं है। देखो कोई भी कंपनी अगर चल रही है तो वो कमाने के लिए बैठी है, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला चीज क्या होता है ना, यूज ऑफ पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो दिख रहा है ना, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब समझ में आ गया होगा आउटेज क्यों, कहाँ हुआ होगा, कहाँ नहीं हुआ होगा। लाइसेंस बेस्ड जितने थे, और ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं हुआ, मेरे कंप्यूटर में भी हुआ था। मेरे पास मतलब बिजनेस का भी लाइसेंस है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि मैं विंडोज सर्वर यूज करता हूँ, तो मेरे में भी हुआ था। और उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था बैतुल में, जब मेरे को पता चला था कि यहाँ पे आउटेज हुआ है, पूरा न्यूज कवर हो गया था। और सबसे बड़ा बात, उस दिन ये दिखा कि माइक्रोसॉफ्ट में पूरी दुनिया कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। आपका फ्लाइट, एयर, एपीआई, टिकट बुक कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। उसका रीजन ही यही था कि सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे बेस्ड है। पहली चीज, अगर आपके पास में लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस अगर कोई यूज कर रहा है, वहां पे आउटेज चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूरी मतलब विंडोज की पूरी प्रोडक्ट शट डाउन, पूरी प्रोडक्ट आप चाह के भी उसको ऑन नहीं कर पाओगे। और ये हुआ कैसे, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जब क्राउड स्ट्राइक नाम की जो साइबर सिक्योरिटी की फॉर्म थी, उसने फाल्कन नाम का शायद एक बग पैच किया था विंडोज सिक्योरिटी के अंदर में। तो वो हुआ क्या, जैसे ही पैच हुआ उसके अंदर एक बग चला गया गलती से। अब जब वो बग चला गया ना, तो ऑब्वियसली हम एक जगह अगर पैच करेंगे, उससे रिलेटेड जितने क्लाइंट होंगे उसके, उन सब पे अफेक्ट कर देगा। अब देखिए किसी भी एक पैच को डालना बहुत आसान है, आप तुरंत डाल दोगे। उसका सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल है। एक फोन में जब सिक्योरिटी पैच आता है, जब हम अपडेट करते हैं फोन को, उसको 2 महीने 3 महीने लगते हैं। कैन यू इमेजिन कि उस कंपनी वाले पे कितना प्रेशर रहा होगा कि उसको तुरंत शॉर्ट आउट करने का। क्योंकि आप एक दिन तक पूरा का एक दिन तो मुझे लगता है कंप्लीट शट डाउन हो गया था, कंप्लीट ना। और जो फ्लाइट रडार होता है ना, जिस पे हम अपन फ्लाइट चेक कर रहे थे, उस दिन सबसे पहले मैंने वही चेक किया। उस दिन मैं मैक्स टू मैक्स, मेरे को ऐसा लगता है 100 150 फ्लाइट उड़ रहा होगा, मैक्स टू मैक्स, नहीं तो नॉर्मली हजारों फ्लाइट उड़ते हैं। और उस दिन ऐसा था, फ्लाइट चल नहीं रहा है। क्योंकि आप कहाँ जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे वहां पे सर्वर चल रहा है, आप टिकट बुक करोगे वहां सर्वर चल रहा है, कंप्यूटर चलाओगे वहां सर्वर चल रहा है, नेटवर्क करोगे वहां सर्वर चल रहा है। मतलब एवरीथिंग, सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक था। तो आपको सबसे पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड कभी यूज नहीं करना चाहिए, ये मेरा सलाह है। या नहीं तो अगर आप पायरेटेड यूज कर रहे हो, तो समझ लो कि आप कहीं ना कहीं अपने डेटा सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हो। पायरेटेड मतलब हो गया बिना पैसा दिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज करना, नीचे में आता है ना एक्टिवेट विंडोज, वो पायरेटेड है। तो उसमें नहीं जाना चाहिए। स्पॉटिफाई बहुत लोग यूज करते हैं, स्पॉटिफाई का प्रीमियम आता है,
अब बहुत सारे लोग होशियार होते हैं, वो मॉड डाल लेंगे उसमें, ना तो प्रीमियम का जैसा कोई चक्कर ही नहीं है। वहां पे बस सिंपल सा लॉजिक है, इंस्टॉल करिए, बिना पैसा दिए सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिलेंगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कंपनी बेवकूफ नहीं, कंपनी को भी पता है कि वो मॉड चल रहा है, लेकिन मॉड में होता क्या है ना, कि आपका डेटा का जो फ्लो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग जीबी व्हाट्सएप यूज करते थे, बहुत सारे लोग। जीबी व्हाट्सएप में इतना खतरनाक फीचर्स वगैरह सब मैंने देखा। मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ आज तक, मेरा दोस्त वगैरह सब यूज कर, मैंने देखा जिसने आपको स्टोरी स्टेटस पे हाइड करके रखा, आप उसका देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, चैट को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मतलब एवरीथिंग वहां पे अवेलेबल था। अब वो सारी फीचर्स जीबी व्हाट्सएप आपको फ्री में दे रहा है। क्यों दे रहा है? कल के डेट में वो आपको एक कॉल करेगा, बोलेगा आप जिससे चैट कर रहे हो ना, जो फोटोग्राफ्स आपने शेयर करा है वो हमारे अंडर में है, तो या तो इतने रुपए डालो, या नहीं तो हम इसको इंटरनेट पे लीक कर देंगे। अब इंटरनेट पे लीक करने से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा ना आपके पास में, वो है आपका डेटा आपके कंट्रोल में जब नहीं रहेगा, तो सामने वाला कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मॉड यूज नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर है कि आप 2 रुपए दे दो, या नहीं तो उसको यूज ही मत करो। नेटफ्लिक्स के चक्कर में लोग क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह सब देखने के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म का हेल्प लेते हैं, या नहीं तो मेजर जो मेजोरिटी है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम तो इतना घटिया है, इतना घटिया है वो, मतलब वहां पर तो डेटा नाम का कोई चीज ही नहीं है। कोई चीज नहीं, आप जो वीडियो प्ले कर रहे हो ना, उस वीडियो को अगर आप स्कैन करोगे तो उसके अंदर में ट्रोजन या मालवेयर मिलेगा। मालवेयर 110% मिलना तय है, क्योंकि टीनेज इस चीजों को समझ नहीं रहा है, या फिर यंगस्टर इस चीजों को समझ ही नहीं रहा है कि कोई भी आदमी आपको फ्री में नहीं देता, कोई भी चीज, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है, बस हमें दिखता नहीं है। इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ VMware का, ठीक है। ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल मशीन, इसके अंदर मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 10, ठीक है। एंड मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, ये वर्चुअल है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं इस पर परफॉर्म भी करूंगा तो मेरा जो मेन मशीन है उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा घर जाकर के मत कर देना कि अपने मेन मशीन पे अटैक परफॉर्म कर दिया और बस उसका नेक्स्ट डे मेरे। हम्म। बना के रखी हुई है मशीन पे। हाँ, और सही है। रेड हैट आता है चलाने? रेड हैट आता है पक्का? पार्टीशंस वगैरह, पार्टीशंस वगैरह क्लियर है? क्लियर नहीं है, बस अभी सीख रहा हूँ, तो वही बेसिक कमांड्स और ये सारी चीजें बस ये कर सकते हैं। तो करेगा किस पे? जैसे आप कह रहे हैं मेरी मशीन पे कर रहा हूँ, बट हाँ, आप वर्चुअल मशीन पे कुछ, वर्चुअल मशीन पे तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर दो। आईपी से मतलब नहीं है, एक इन्वायरमेंट अलग है। अगर किसी को अटैक यहाँ करना हो तो वो यही करेगा, वहां नहीं करेगा, तो वो एक वर्जन ही अलग है। अगर मुझे इस कंप्यूटर पे अटैक करना है तो इसी पे करूंगा, लेकिन अगर मुझे नेटवर्क पे करना है तब मैं राउटर पे करूंगा। क्योंकि एक राउटर के पास, मैं दिखाऊंगा अभी आईसेक्ट का, कि मतलब आईसेक्ट में कहाँ पे फ्लॉ है, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। कि आईसेक्ट जितने भी लोग अपना फाइल फोल्डर शेयर करके बैठे हुए हैं ना, मैं एक दिन सबका वॉच कर रहा था। ये जो है ना, जो Windows 10 दिख रहा है, इसमें हम लोग बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे अभी, ठीक है, जो आपको डेली रोज की लाइफ में काम आएगा। फिर तो परसों का जो सेशन ऐसा होगा वो पूरा प्रोफेशनल होगा, काम आए ना आए बताना मेरा काम होगा। ये वाला जो सिनेरियो दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, अगर भूल जाते हैं, तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, रीसेट एंड फॉर्मेट। दोनों में एक प्रॉब्लम है, क्या? डेटा चला जाएगा। अब डेटा का थोड़ा वैल्यू समझ में आता है जब हम पासवर्ड भूलते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता। अब यहाँ पर का सिनेरियो यही बनता है कि इस वाले सिनेरियो में हम ऐसा क्या परफॉर्म कर दे, ऐसा क्या कर दे कि पासवर्ड भी हट जाए, या फिर रिमूव हो जाए, या फिर चेंज हो जाए बिना करंट पासवर्ड जाने, और हमारा डेटा भी सेफ रहे। इतने सालों से आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, अप्रोक्स 10 साल हो गया होगा। मैं कब से यूज कर रहा हूँ कंप्यूटर? 2014 से, मतलब मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, जब मैं क्लास 7th में था। क्लास 8 से मेरी कंप्यूटर की जर्नी चालू हुई थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, मैं तो खुद देख के डर गया था, इतने सारे बटन से भाई याद कैसे रहेंगे। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, कोई आइडिया है?
कैसे हो सकता है? रूट यूजर जैसा कंसेप्ट विंडोज में नहीं होता, लिनक्स में होता है वो। विंडोज में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी हाइड रहता है, उसका कंप्लीट एक्सेस नहीं देता विंडोज। यहाँ पे क्या ऐसा करेंगे, क्या लगता है? अभी फिलहाल के लिए इसका पासवर्ड है 123। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है ना, जो भी ऑनलाइन में है? यस। इसका पासवर्ड देखो काम कैसे करता है, पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा, कैसे काम करता है। या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखा दूं? दोनों? ठीक है। प्रैक्टिकल में होगा क्या, बस 2 मिनट का काम होता है, हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी है। एक लॉजिक के साथ अगर हम लोग जरा सा सोचे ना, तो विंडोज में अगर हमारा पासवर्ड 123 है, जैसे अभी मेरा इसमें पासवर्ड है 123, तो अगर मैं 1234 डालूंगा तो भी एक्सेस नहीं देगा, 12 डालेंगे तो भी एक्सेस नहीं देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके अंदर कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है जो इस चीजों को डिफाइन कर रही है कि इसका पासवर्ड क्या है ना? जब हम लॉक स्क्रीन पे रहते हैं, उसको कुछ तो ऐसा चल रहा होगा। अब उसी को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग 15 साल 10 साल के अप्रोक्स हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि विंडोज का पासवर्ड आपके सामने होता है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। कहाँ रहता है पासवर्ड, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सी ड्राइव में आना है, ठीक है, जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में इंस्टॉल है। देन हम लोग जाएंगे, यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन है, ये नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हो। विंडोज में आना है। विंडोज में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा System32। देन आपको आना है कॉन्फ़िग। ठीक है, कॉन्फ़िग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन दिखेगा, सैम। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर। सैम का मतलब होता है सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर। दिस इज द फाइल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासवर्ड्स। अब पासवर्ड यहीं पे रहता है, यहीं पे सेव है पासवर्ड, इसी के अंदर पासवर्ड है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है, क्या ये अभी एक्टिवेट होगा या फिर डीएक्टिवेटेड होगा? अभी ये एक्टिवेटेड है या फिर डीएक्टिवेटेड होगा? एक्टिवेट एक्टिवेट होगा। कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ अगर थोड़ा सोचे ना, ये अभी डीएक्टिवेट है। पासवर्ड इसका यूज सिर्फ और सिर्फ तब है जब हम लॉक स्क्रीन पे हैं, उसी वक्त एक्टिव रहेगा, बाकी सोया हुआ टाइम रहेगा। अभी ये सोया हुआ है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या पासवर्ड हमें दिखेगा? अरे भाई, मैंने तो खुद बोला पासवर्ड इसमें सेव रहता है, तो कैसे नहीं दिखेगा? हाँ, एक्टिवेट तो उसी वक्त होता है, लेकिन अगर इस अभी इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? एम्प्टी फाइल होगा। थोड़ा सा सही है। सबसे पहला बात, करेक्ट, ये आंसर एकदम सही था। वेल करेक्ट आंसर, एनक्रिप्टेड होगा। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, 123 का जो हैश जनरेट होगा ना, वो सेव होगा। हैश कैसा दिखता है वो देखो। सबसे पहले ब्राउजर पे आते हैं। ब्राउजर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MD5 हैश। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुम फर्स्ट ईयर में बढ़िया सोच रहा है, सोचो अच्छे से। MD5 हैश जनरेटर पे जब आएंगे ना, तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा पासवर्ड डालता हूँ 123, और जनरेट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, और ये, दिस इज द एक्चुअल टेक्स्ट जो सैम फाइल के अंदर में सेव रहेगा। ये दोनों, ना कि ये नहीं रहेगा, ये दोनों सेव रहेगा। लेकिन विंडोज MD5 हैश एल्गोरिदम पे वर्क नहीं करता है। इट इज जस्ट अ डेमो, ये एक एग्जांपल है। लेकिन ये बनता कैसे है, इसको भी एक बार बहुत अच्छे से समझाता हूँ। एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, देखो। यहाँ पे मैं नोट पैड, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ हैक, ठीक है, और इसमें +1 का एल्गोरिदम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IBDL में कन्वर्ट हो जाएगा। IBDL इज द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, या फिर आप बोल सकते हो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हैक जो है प्लेन टेक्स्ट है, जिसको आप रीड कर सकते हो। IBDL जो है वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। अब यहाँ पे अंतर क्या है, इस चीजों को समझते हैं। अगर मैंने कोई भी
डेटा, मान लेते हैं कि जो हैक है ये वर्ड मैं अगर अपने दोस्त को देता हूँ तो वो रीड कर पाएगा, इसको समझ सकता है वो कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर अपन उसमें कोई एक एल्गोरिदम लगा करके उसका फॉर्मेट ही बदल दे तो फिर वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये चीजें उसको समझ में नहीं आएगी। रीडेबल फॉर्मेट में वो नहीं है। लेकिन जिसके पास ये चीज डिलीवर होगा उसके पास में एक डिक्रिप्शन का की होगा, -1। यहाँ पे एक एल्गोरिदम फिर यूज हो जाएगा, -1। तो मैं यहाँ पर अगेन करूंगा, IBDL में अगर आप -1 कर देते हो तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा हैक में। ठीक है, तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी सेम प्रोसेस पे हमारा व्हाट्सएप काम करता है। ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप है वो इसी पे काम करता है। विंडोज में जो अल्गोरिदम अल्गोरिदम यूज हो रहा है वो है NTLM। अभी करंटली जो यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड NTLM। इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर। ठीक है, और इससे पहले जो हुआ करता था वो था LM हैश होता था पहले। विंडोज XP वगैरह सब में यूज हुआ करता था। मैंने विंडोज XP वगैरह सब जब एक्सपीरियंस किया था, मतलब बहुत टाइम पहले, तो उस वक्त बहुत सही लगता था कि सिक्योरिटी बहुत सही चल रही है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब NTLM आया ना तो NTLM में भी मुझे लगा था कि इस बार सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं है। विंडोज 11, बहुत सारे लोग अभी विंडोज 11 यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको विंडोज 11 का UI ज़्यादा पसंद है। मुझे बिल्कुल भी विंडोज 11 पसंद नहीं है। अब रीज़न इसका ये है क्योंकि विंडोज 11 में अभी स्टेबिलिटी कम है ना। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, जो नासा है वो अभी अपना 50 30 40 साल पुराना कोड ही आज भी यूज कर रहा है वो प्रोग्राम। उसका रीजन क्या है कि जो चीज जितना पुराना होता चलता है ना वो चीज उतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। समझ आ रहा है। अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन अब मार्केट में ट्रेंड पे आया है, उससे पहले C++ ही चलता था। तो जो कोड पहले लिखा गया होगा उसमें जो बग्स रहे होंगे वो टाइम टू टाइम रिड्यूस होते चल गए होंगे। समझ आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर हम करंट टेक्नोलॉजी में अगर हम शिफ्ट करते हैं, सेम चीज को करंट टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर दिया अगर हम लोगों ने, वहां पे बग्स ज्यादा मिलेंगे, ना कि पुराने वाले में। इसी जगह पे अगर हम लोग न्यू NTLM जब आया ना तो मुझे लगा था कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इनहेंस होगी, या फिर विंडोज 11 मुझे लगता है अभी स्टेबल होने में मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 साल अभी और जाएगा। क्योंकि जो इसका क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी है, पहला बात तो ये है कि रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज करता है, एक्सट्रीम रिसोर्स यूज कर रहा है। और उसी जगह पे अगर आप विंडोज 10 को देखो ना तो विंडोज 10 मेरे को फार बेटर लगता है विंडोज 11 से। लेकिन यहाँ पर का ये सिस्टम ही विंडोज 11 पे है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। तो अगेन आते हैं वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पर एक फाइल पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल इसलिए मैंने बनाया ताकि जब मैं इस पासवर्ड को बाईपास करूंगा ना तो आपको दिखना चाहिए कि डेटा एज इट इज है, विंडोज फॉर्मेट नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए अब जब आप रियल मशीन पे रहोगे, ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल रियल मशीन की बात कर रहा हूँ। जब आप रियल मशीन पे रहोगे ना तो आप ऐसे परफॉर्म नहीं करोगे जो परफॉर्म अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में वर्चुअल मशीन है। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है CD का, बूटेबल CD। एक टाइम था जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल CD से इंस्टॉल किया करते थे, अब बूटेबल पेन ड्राइव आ गया है। तो जब भी आप मेन मशीन पे अगर परफॉर्म करोगे, समटाइम्स अगर आप स्टक हो जाते हो, आपके पास में मेन मशीन है और उसका पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो, तो आपको उस कंडीशन में एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा जिसका नाम है हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको सिंपली गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है हिरेन OS। ठीक है, हिरेन OS। जैसे ही हिरेन OS आप टाइप करोगे तो आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे टाइप करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, फाइल नेम HBCDPX64.ISO, इसको डाउनलोड करना है। 4 GB का फाइल होगा ये अप्रॉक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और फाइल आपको डाउनलोड करना है रूफस का। ठीक है, रूफस आप सर्च करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करना है अगेन। ये ज़्यादा MB का नहीं है। वाई, ये रहा रूफस।
अब सबसे पहली बात, जब आप मेन मशीन पे ट्राई करोगे तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम का, हिरेन ओएस का। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जो हमारा रूफस था, तो रूफस रन हो जाएगा। रन क्यों नहीं हुआ? जब रूफस रन हो जाएगा ना, जब रूफस ओपन होगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का पैनल दिखेगा। इस पैनल में आपको क्या करना है, अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, अगर आपका सिस्टम ही अनलॉक नहीं है तो आप ये सारे प्रोसेस करोगे कैसे दूसरे के कंप्यूटर में? दूसरे के कंप्यूटर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है। जब आप पेन ड्राइव लगाओगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव दिखेगा। अभी यहाँ पे पेन ड्राइव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये चीजें नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्क और आईएसओ इमेज। तो आपको यहाँ पर हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन। और यहाँ पर आपको पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपनली आ जाएगा, ब्लू कलर से आ जाएगा। आपको स्टार्ट कर देना है, पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगा। बूटेबल बनने के बाद आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस और लंबा करना है। आपको अपने कंप्यूटर को बूट करना है। स्टार्ट नहीं करना है, बूट करना है। बूट करने का मतलब जिसने भी अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कभी भी इंस्टॉल किया है पेन ड्राइव लगा करके, तो उनको ये बात पता होगा कि हम लोग बूट मेन्यू में जाते हैं और वहां पे उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव रहता है। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। आपको क्या करना है, पेन ड्राइव लगाना है, बूट करना है और उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करने से आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हट जाएगा या रिमूव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ देर के लिए ये चलेगा। तो देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा बूटेबल सीडी का, क्योंकि इसके अंदर में हमें ऑप्शन मिलता है बूटेबल सीडी का, ना कि बूटेबल पेन ड्राइव का VMware के अंदर में। तो यहाँ पर मैं अपना हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम लगाऊंगा। ओके। और इसको रीस्टार्ट कर देंगे। और इसके मैं बूट सेक्शन में अपन चलेंगे। वेट। 1 सेकेंड। जैसे ही बूट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिमूवल डिवाइस, हार्ड ड्राइव या सीडी रोम। तो अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे सीडी रोम। लेकिन आप लोग रियल लाइफ में जब करोगे अपने मेन कंप्यूटर पर, तो आपको रिमूवल डिवाइस को सेलेक्ट करना है, अपने पेन ड्राइव को। बस सीडी रोम पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होना चालू हो जाएगा। इट विल टेक अप्रॉक्स 1 और 2 मिनट्स। टिल देन कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ लो। पैसे लेकर के फॉर्मेट कर दो। एक दिन मेन लैपटॉप लेके आना, आप मैं करके दिखाऊंगा उसको, तभी होगा।
बूटेबल पेन ड्राइव तो आपको बनाने आता होगा। अभी तो बताया, रूफस को ऑन करना है वहां। रूफस के अलावा बलीना सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे हैं। रूफस मेरे सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हिरेन ओएस, ऑब्वियसली हिरेन ओएस तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वो बाद में समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों है। सिंपल सा बात है, अगर आपके पास में कोई एक प्रॉपर्टी है तो आप कुछ हिस्सा आप उसको रेंट पे दे रहे हो, तो हार्ड डिस्क पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। तो कुछ देर के लिए अगर मुझे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो मैं विंडोज को साइड करके बोलूंगा मुझे 15-20 मिनट के लिए इसका एक्सेस चाहिए हार्ड डिस्क का, क्योंकि अगर मुझे वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली उसको परमानेंट इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ परमानेंट इंस्टॉल ना करना पड़े, मुझे क्या करना पड़े कि जो विंडोज है मेरा वो एज इट इज रहे, लेकिन मुझे 15-20 मिनट के लिए इंजॉय करना है कि हाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस पे काम करता है। जब आप हिरेन ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का मेन्यू दिखेगा। अब प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा, नोट डाउन कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपको याद रहे। स्टार्ट मेन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऑल प्रोग्राम्स। देन आपको जाना है सिक्योरिटी। देन आपको जाना है पासवर्ड। उसके बाद आपको दिखेगा एंटी पासवर्ड एडिट, इस पे क्लिक करना है। देखो आप, स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है, देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बाद आपको आना है पासवर्ड्स। पासवर्ड्स के बाद आना है आपको एंटी पासवर्ड एडिट। ये इस तरह जो बॉक्स बना हुआ है इसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद एंटी पासवर्ड एडिट एडिट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ओपन। तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब मैं बताता हूँ सैम फाइल का क्या जरूरत था समझने का। आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर का पाथ देखो आप, पाथ टू सैम फाइल इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपका पासवर्ड कहाँ पे है। तो इसीलिए सैम फाइल जरूरी होता है। अब यहाँ पर मैं किसका पासवर्ड चेंज करूंगा, यहाँ पे यूजर का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अपना कौन सा यूजर था, हैक नाम का यूजर था, जिसका नाम क्या था, हैक। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो नॉर्मली एक बार कंप्यूटर को बूट करके आप लॉगिन स्क्रीन पे आ जाओ, वहां पे देख लो उसका नाम क्या है, सिंपल। और यहाँ पर हैक पे क्लिक करने के बाद चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे करंट पासवर्ड नहीं पूछेगा, सीधा एक नया पासवर्ड सेट करना है। तो क्या डालूं एक नया पासवर्ड, बताओ आप लोग। 56, 5678। तो 5678 और ओके पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस, एग्जिट, और बस कंप्यूटर को नॉर्मली रीस्टार्ट कर देना है। हो गया, डेटा एज इट इज रहेगा, तो नया पासवर्ड भी सेट हो गया। क्यों फर्स्ट ईयर, मजे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अफसोस तुम तो फुल स्टैक में हो। तुम एकदम हो सकता है। हम्म, कोई रिक्वायर सेम प्रोसेस। बस आपको यहाँ पे मैंने बूटेबल सीडी यूज करा है VMware के अंदर में, बस आपको वहाँ पे एक मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा किसी और के सिस्टम में, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है बस। बूटेबल पेन ड्राइव डालना है, बूट करना है, बाकी सेम प्रोसेस। एनसी, यहाँ पे अब हम लोग 5678। और अगर किसी को लग रहा है 5678 नहीं है तो वो यहाँ पर आके टाइप करके देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेक्स्ट फाइल जो हमने बनाया था वो एज इट इज वहां पे है। वहां पे तो थोड़ा कट रहा है, सी, एज इट इज रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग पहले, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी। इट इज वन, जो अभी मैंने आपको बताया है ना, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट अटैक्स। जब मैं, हम लोग मतलब इंटर्नशिप की बात कर लें आप लोग, या फिर कहीं पे भी साइबर क्राइम में तो बहुत यूज होता है ऐसी ऐसी चीजें। क्योंकि जब आप क्राइम सीन पे रहोगे तो लैपटॉप लॉक रहेगा, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, पासवर्ड वो बता नहीं रहा है, या आप मान लो जिनका लैपटॉप है उनका डेथ हो गया है, तो फिर वहां पे यही सब तरीके काम आते हैं। फोन में तरीके बस अलग होते हैं, फोन में इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने जो अभी यूज किया ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फोन आप यूज कर रहे हो वो लिनक्स है। एग्जैक्टली exactly। हाँ, सब में अलग अलग प्रोसेस होगा, मतलब ऐसा नहीं।
iOS में लिटिल बिट डिफरेंट होगा। ये अगर किसी को लग रहा है कि हमारे पास में आईफोन है देन वी आर सिक्योर, तो आप मिथ में है। सिंपल सा बात बोलते हैं ना, अपना ख्याली प्लॉट दुनिया बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी गूगल 100% सिक्योर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज चल गया। हाँ, एक बात आप बोल सकते हो कि एप्पल ध्यान देता है सिक्योरिटी पे, नो डाउट। ये बात मैं एप्पल को अप्रिशिएट जरूर करूंगा इस चीजों के लिए, कि वो एक डेड बॉडी और एक जिंदा आदमी के फिंगरप्रिंट में डिफरेंशिएट कर ले रहा है। सबसे बड़ा मतलब जो बोलते हैं ना इनोवेशन है। तो वो चीजें मेरे को अच्छी लगती है कि इस तरह की चीजें अच्छी। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि iOS फार बेटर है सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉइड से, ऐसा वैसा, तो सबकी सिक्योरिटी अपनी अपनी जगह सही है। तो ये था हमारा विंडोज का। लेकिन एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे दोस्त का कंप्यूटर है, ठीक है, एक इमेजिनेशन की दुनिया में चलता है, ये हमारे दोस्त का कंप्यूटर है, उसने ओपन करके आपको दे दिया, ठीक है। अब ओपन करके जब आपको दिया, तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन इस केस में अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? कोई आइडिया है क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर इस केस में हम लोग पासवर्ड चेंज करना चाहेंगे तो? ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, करेक्ट। यहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन है, इस जगह पे भी। बिना ओल्ड पासवर्ड या फिर बिना करंट पासवर्ड जाने इसको बाईपास किया जा सकता है इस केस में। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, पहले से खुला होना चाहिए, तभी होगा ये। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लॉक स्क्रीन पे हैं तब आप इसको अप्लाई करोगे तो नहीं होगा। आप इस केस में कंडीशन बस इतना है कि आपका कंप्यूटर, सामने वाला का कंप्यूटर ओपन होना चाहिए, दैट्स इट, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। जैसे ही ओपन होगा आप 3 कमांड अप्लाई करोगे, उसका खेल खत्म हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग अगेन टाइप करेंगे CMD, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आपको कमांड चलाना है नेट यूजर, ठीक है। जैसे ही आप नेट यूजर कमांड चलाओगे ना और एंटर प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पर यूजर का लिस्ट दिख जाएगा कि इस कंप्यूटर में कितने यूजर हैं। अब मुझे किसका पासवर्ड चेंज करना है? मुझे इस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है जिसका नाम क्या है, हैक, ठीक है। ये है हमारा यूजर हैक नाम का। अब इसका पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पर हैक दिख रहा है, सिंपल। बस क्या करना है आपको, लास्ट कमांड एक चलाना है, नेट यूजर हैक स्पेस दे करके जो पासवर्ड आप डालना चाहते हो वो पासवर्ड डाल दो। जैसे कि मैं ये डाल रहा हूँ 54321, सॉरी 54321 हैक, 54321, और एंटर प्रेस करना है, हो गया हमारा पासवर्ड चेंज। और ये हमारा एग्जैक्ट अभी बिना करंट पासवर्ड जाने ये जो आपने डाला 54321, ये अब आपका करंट पासवर्ड होगा इस कंप्यूटर का। एंड डाउट है तो आके चेक कर लो कोई भी आप में से। आओ तुम आओ। हम्म, बिना एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मैं समझा नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। लॉग इन करना। हाँ, अब बताइए। इस स्क्रीन से अभी बूटेबल पेन ड्राइव की कहानी इसी स्क्रीन के लिए थी। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। बस इतन यही होता है साइबर सिक्योरिटी में, दिस इज वेरी सिंपल। बस आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना होता है। यहाँ पे क्या है ना कि सारी चीजें आपके आंख के सामने है, आपको कैसे यूज करना है उस रिसोर्स को, ये आप पे डिपेंड करता है। बैठ जाओ, वो ओपन हो जाएगा। आपको बस होता है क्या है ना कि अभी जैसे व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है, लिंक टू अदर डिवाइसेस का, देखो आप लोग। बस हम लोग उसी को यूज करते हैं। आप लोग यूज करोगे कि हम मैसेजिंग करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और हमारा करंट पासवर्ड जो 54321 था, उससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया। तो इतना सिंपल है। बस कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे इस केस में आपका कंप्यूटर ओपन होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है मोस्टली दोस्त का कंप्यूटर तो मिल ही जाएगा। हाँ, अगर लॉक है तब आपके लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, कि अगर मान लेते हैं लॉक है और आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर वैसा नहीं है, तब आपको हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। तरीके एक नहीं है, बहुत है।
काली लिनक्स के साथ पेनिट्रेट किया जा सकता है। या फिर अगर आप बात कर लो सबसे मोस्ट फेवरेट जो मेरा टूल है कॉर्न बूट। ये जो मैक वाले बोलते हैं ना कि मैक नहीं होता, एक बार कॉर्न बूट बूटेबल पेन ड्राइव लगा करके आप मैक को बाईपास कर सकते हो बिना करंट पासवर्ड जाने। आप उसको चेंज कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना कॉर्न बूट सॉफ्टवेयर का, अगर आप कॉर्न बूट पे जाओगे, कॉर्न बूट आप जब सर्च करोगे तो ये कॉर्न बूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कॉर्न बूट फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको आईएसओ मिलता है, आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट क्यों है, उसका रीजन ये है कि अगर आप इसके थ्रू बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो, बस वही है हिरेन ओएस के रिप्लेसमेंट है ये हिरेन ओएस का। बस आप क्या करोगे, हिरेन का आईएसओ छोड़ करके आप कॉन कॉन बूट का आईएसओ यूज करोगे। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, आप पासवर्ड चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, रीसेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से बूटेबल पेन ड्राइव लगाओ, वो विंडोज कंप्लीट ओपन करके देगा, कंप्लीटली ओपन करके देगा, जो डेटा पहले था वैसा ही रहेगा। आपको जो करना है उसके कंप्यूटर में करो, ट्रोजन डालना है, वायरस डालना है, कोई डेटा निकालना है, डाउनलोड कुछ भी करना है वो आप करो। पेन ड्राइव बाहर निकालो, नॉर्मली उसको रिबूट कर दो आप, उसके कंप्यूटर में जो पहले पासवर्ड लगा हुआ था वही लगा हुआ रहेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। दैट्स वाई ये थोड़ा कॉस्टली है, 2 या 2,500 रुपये के आसपास का आता है ये आपको बाई करना पड़ेगा विथ कमर्शियल लाइसेंस $75 के साथ। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। हीरेन वाला फ्री है। तो हीरेन वाले में प्रॉब्लम ये है कि आप पुराना पासवर्ड लगा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो पासवर्ड आपको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी पे नजर रखूँ और उसको पता भी ना चले तो कौन बूट आप यूज करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कोई पासवर्ड में स्टक हो गया, उसको नया पासवर्ड का जरूरत है, तो फिर आप हिरेन ओएस का यूज करो। डिपेंड करेगा आपके सामने कंडीशंस क्या क्या बन रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? Is this method work on genuine Windows OS? Please ask my question. कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, विंडोज एक्सपी हो या विंडोज 95 या विंडोज 11, हर जगह वर्क करेगा। अभी तो जो मैंने करा वो तो विंडोज 11 ही चल रहा था, सॉरी विंडोज 10 चल रहा था वो। तो विंडोज 11 तक वर्किंग है। लेकिन हाँ, फ्यूचर की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि अब अभी सेशन के बाद ही कल कोई अपडेट आ जाए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है पक्का? यस मैम, क्वेश्चन। Is there any other method without Hiren OS? देखिए, हिरेन ओएस के अलावे अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा था कॉनबूट सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप बस गूगल पे सर्च करो विंडोज पासवर्ड रिकवरी टूल, बस ये देखो आपके पास में कितने सारे। ओपीएच क्रैक वन ऑफ द बेस्ट टू सीन द पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड को सीन करना चाहते हैं, मतलब प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड देखना चाहते हैं, तो ओपीएच क्रैक को यूज कर सकते हो आप। पास फैब फोर विन की जो दिख रहा है ये भी मैंने यूज करा, बहुत अच्छा टूल है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, इस पे आप आओगे ना तो वेबसाइट पे आपको बहुत सारे, ये देखो आप कितने सारे हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप टूल्स पे डिपेंडेंट रहो, मतलब अभी तो सेशन चल रहा है तो मैं बस अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रोफेशनलिज्म में अगर आप उतरोगे तो आप टूल्स पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। आपको वहां पे कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है। टूल्स पे अगर आप सीखोगे तो आप स्क्रिप्ट की डिश बन जाओगे। मतलब बोलते हैं ना किसी को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है तो वो नाच रहा है, जो बोला गया है वही कर रहा है। तो टूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है अगर आप साइबर सिक्योरिटी को एज अ प्रोफेशन देखोगे। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज करना है, अवेयरनेस है, तो फिर आपके पास में एक दो टूल्स काफी है। बाकी टूल्स बहुत हैं, बहुत, मतलब उतने तो अब मैंने अपने पूरी लाइफ में यूज नहीं करा जितने यहाँ पे टूल्स हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके दिमाग में रट्टाफिकेशन चल रहा है तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आज मैंने हीरेन ओएस दिखा दिया, कल के डेट में हीरेन ओएस है ही नहीं। मान लेते हैं कि वो आउटडेटेड हो गया, खत्म हो गया, तो अब आप दूसरे जब रिकवरी टूल पे शिफ्ट करोगे तो उसका वर्किंग थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका यूआई अलग होगा, उसके तरीके अलग होंगे, उसमें आपको थोड़ा ढलना पड़ेगा।
कॉन्सेप्ट बेस्ड जाना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा मतलब क्या बोल सकते हैं, वेबसाइट है nirsoft.net। यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेथ सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। ये ओपन नहीं हो रहा। ये एक लेथ सॉफ्ट डॉट कॉम है, ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, आप यूज़ कर सकते हो। पासकेप भी मैंने यूज़ करा है, पासकेप भी बहुत अच्छा है। डिपेंड अब ये करता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉनबूट, मेरे को कॉनबूट से ज़्यादा अच्छा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगता, क्योंकि इसमें फीचर्स ही इतने खतरनाक हैं। क्योंकि आप एक आईएसओ से आप मैक को भी बाईपास कर रहे हो, विंडोज़ के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ 11 से लेकर के एक्सपी से लेकर के 11 तक सपोर्टेड है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में चल रहा होगा, पता नहीं चल भी रहा होगा या नहीं, कि अगर ऐसा है तो विंडोज़ इसको पैच क्यों नहीं कर देता, इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि घर में अगर एक बार बैकडोर बन गया ना तो फिर बन गया। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि विंडोज के अंदर में ना मिलियंस ऑफ कोड है, मिलियंस ऑफ कोड। गलती से भाई अगर 100 150 कोड अगर इधर उधर हुआ ना तो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट हिल जाएगा। तो काफी अपडेट देना। आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, खास करके लड़कियों को, कि उनके फोन में जो अपडेट आते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है यूआई चेंज हो जाएगा। और कभी कभी यूआई चेंज होता भी है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अपडेट आ रहा है यूआई चेंज होने के लिए, नहीं। अपडेट आ रहा है आपके फोन की सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, कि आज तक जो अटैक चल रहा था वो अटैक अब कल से नहीं चल पाएगा। ठीक है। इसीलिए अपडेट्स आते हैं। अपडेट्स में कभी भी ये क्या हुआ। हाँ, यूआई चेंज, थोड़ा सा भरोसा बना रहता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है फोन में। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे अभी तक में वन ऑफ द बेस्ट फोन सिक्योरिटी के मामले में लगा आईओएस। नो डाउट आईओएस में है। लेकिन अगर उसके बाद मुझे मुझे कोई लगा था ना तो वो फिनिक्स ओएस था। लेकिन वो हम लोगों के लिए नहीं है नॉर्मल, हम लोग कस्टम करते हैं उसे, कस्टम मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको मॉड करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। और उसके बाद अगर नॉर्मल यूजेज में डेली लाइफ में देखा जाए तो मुझे गूगल पसंद है, गूगल का टेंसर, टेंसर का जो प्रोसेसर है, एग्जैक्टली मुझे गूगल पसंद पड़ता है अब जाकर के। लेकिन एंड्रॉयड नॉर्मल नहीं, आपको पिक्सल के अंदर जाना पड़ेगा। रीजन क्या है, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सब लोगों के पास में अगर एंड्रॉयड फोन है, अगर आप देखो सैमसंग का यूआई डिफरेंट है, रियलमी का अलग है, ओप्पो का अलग है, लेकिन सब एंड्रॉयड है। कैसे हो रहा है, क्योंकि वो उसको कस्टमाइज कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो रियल एंड्रॉयड है ना, एकदम प्योर, जिसमें कोई कोडिंग, स्टॉक एंड्रॉयड जिसको बोलते हैं, वो दो ही कंपनी दे रही है। एक मोटरोला, दूसरा पिक्सल, यही दो, और तीसरा नोकिया है। नोकिया मैंने यूज करा है, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मानी जाती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो क्यों क्यों नहीं चलता है। या ये बात है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट 3 साल तक मिलता है। आप समझ रहे हो, 3 साल तक आपका फोन स्लो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन सैमसंग अभी मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ सैमसंग से, लिटरली। मतलब सैमसंग F23 है मेरे पास, अगर आप बोलोगे सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा ले लो, अल्ट्रा में भी प्रॉब्लम होगा। अल्ट्रा सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए सही है, सिक्योरिटी में तो वही रहेगा जो हमारे पास में, वही उसमें भी आएगा। लेकिन गूगल में अगर स्टॉक में आप बात करोगे तो स्टॉक में प्योर सिक्योरिटी है, क्योंकि पिक्सल में है, पिक्सल में आप कर सकते हो। इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं काली के साथ। कितने लोगों ने काली यूज करा है। हम्म। पढ़ा है। रेड हैट तो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब रेड हैट से बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नहीं लगता कोई अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी में है, उनका दो ही फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काली, और अगर सर्वर में बात करें तो रेड हैट। रेड हैट मेरे को वन ऑफ द बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप उसको अपने तरीके से कस्टम कर सकते हो। कस्टम कर सकते हो, कुछ नहीं है, खाली है, एकदम ब्लैंक। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, सब कुछ खाली होना भी जिंदगी में बेकार लगता है, लेकिन कभी उस खाली होना भी आपके लिए एडवांटेज दे देता है। दिस इज द काली लिनक्स। यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं इसमें जो इंट्रोड्यूस नहीं है, अब आने वाला जो 3 दिन का कंटिन्यूएशन होगा वो इसी पे होगा। और अगर आप लोग जीवाई से एडिक्टेड हैं तो आई एम डैम श्योर क्लास पूरा बोरिंग लगेगा, पूरा बोरिंग लगेगा। तो ये चीज़ अभी मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो देखोगे वो सारी चीज़ें इस कंडीशन पे देखोगे।
इस पे देखोगे, बस यहाँ पे टेक्स्ट चल रहा होगा, दैट्स इट, बस इतना ही होगा। जीयूआई बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है जीयूआई का सपोर्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कल से जब क्लास में आएंगे तो 3 दिन के लिए, या फिर जब कल और परसों है मेरा 2 दिन और, तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। वेबसाइट पे ये देखेंगे कि वेबसाइट पे कैसे काम करते हैं, जस्ट लाइक वेबसाइट पे हिडन फाइल फोल्डर कैसे दिखते हैं, डीएनएस कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। क्योंकि अर्चना मैम ने मेरे को बोला था कि थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ काली लिनक्स से, जिनको पता नहीं है। काली लिनक्स जो है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, लिनक्स कर्नल है। ठीक है, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम लोग नॉर्मल डे में यूज करते हैं विंडोज, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी को, उसी तरह जो हमारा काली लिनक्स है, ये यूज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जब भी आपको कोई भी चीज टेस्ट करना हो, कोई रिक्वायरमेंट है, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो वो यहीं पे चलता है। अब मुद्दे की बात ये आती है, इसको चलाता कौन है, मतलब इसका ओनर कौन है, इसका मालिक। करेक्ट, किसने बोला ओपन सोर्स? वन ऑफ द बेस्ट टर्म ओपन सोर्स है, इसका कोई ओनर ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई ओनर ही नहीं है, बनाया तो है एक ने। और इसको बनाने वाला जो थे वो थे लिनस टोरवाल्ड्स। वो अभी भी जिंदा है और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लिनस टोरवाल्ड्स। वो, हाँ। और एक बात पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये, अगर आप आज के टाइम पे अगर आईटी को देखो ना, तो मुझे ऐसा लगता है वन वन ऑफ द बेस्ट पर्सन था, पर्सन है, सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब वो जो पर्सन है, उन्होंने कंप्लीट चेंज करा आईटी को। जब सी एन सी प्लस प्लस चल रहा था, तो उस वक्त यूनिक्स चलता था। मैं उतना पुराना मैं तो नहीं हूँ उस जनरेशन में। यूनिक्स पेड है, जो अपना मैकिनटोश या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स बेस्ड है। तो यूनिक्स पेड है, प्रोप्राइटरी बेस्ड है, पैसे लगते हैं। लेकिन जब लिनस टोरवाल्ड्स ने जब उनसे डेनिस रिची से बात करा था ना कि हम इसको ऐसे कस्टम कर सकते हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, लिनक्स सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या करा, उसी को मॉड वगैरह करा, चेंज वगैरह करा, और इसको ओपन सोर्स बना दिया। अब जब ओपन सोर्स बना, तो इसने पीक पकड़ लिया था कि इस पे कैसे काम किया जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल लो आप, या एडवांटेज बोल लो, यही है, जो होगा यहीं पे होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। इसका एक सबसे बड़ा, आपको विंडोज में कट कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे एमवी कमांड चलता है मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए सीपी कमांड चलता है। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, ताकि कल जब मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे ls कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये डायरेक्टरीज दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ये लिस्ट है। लेकिन एक चीज है, ये क्या है, ये क्या है दिखाता हूं। जैसे कि ये है विंडोज 10 प्रो फोल्डर। ठीक है, ये है डायरेक्टरी, फोल्डर है। मुझे देखना है इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, मुझे देखना है इसके अंदर क्या क्या है, तो अपन इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो ये ओपन हो जाता है। ये रही लिस्ट, ये सारी चीजें। काले लिनक्स में मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जी ये है डायरेक्टरी। ठीक है, इसको आप अभी फिलहाल के लिए डायरेक्टरी मानो इसको, ये डायरेक्टरी है। मुझे देखना है इसके अंदर में क्या क्या है, तो अपन ने ls कमांड चलाया। ls का मतलब होता है लिस्ट करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ls कमांड चलाया, तो मुझे यहाँ पर इतनी सारी डायरेक्टरीज दिख गई कि यहाँ पर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक और चीज, विंडोज में अगर मुझे, विंडोज, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस डायरेक्टरी में आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर भी जाना है। ये जो कैशेज दिख रहा है, कैशे, इस पे भी अगर जाना है, तो अगेन इस पे डबल क्लिक करेंगे, तो अपन चले जाएंगे इसके अंदर। मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब सेम कंडीशन आप यहाँ पे रख लो कि अगर मुझे इस काले लिनक्स में डेस्कटॉप के अंदर अगर जाना है, तो CD डेस्कटॉप। ठीक है, CD डेस्कटॉप और एंटर करेंगे, तो अब हम लोग आ गए हैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर जिनको ये हवा नहीं लग रहा है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बोलूंगा पेशेंस रखिए, अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा तो समझ में आएगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है इस पे, मतलब अपने आप को एडजस्ट करना, क्योंकि आपका एक पूरा प्रॉपर टाइम जीयूआई पे गुजरता है। तो कंप्लीट इस पे चेंज करना बहुत मुश्किल है 2 से 3 दिन के अंदर में।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आए, सेशन इंटरेक्टिव हो। जब शुरुआत में मैंने भी ट्राई करा था तो मेरे तो हवे ही नहीं लग रहा था, मेरा मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि जीवाई कहीं दिख नहीं रहा है। और ट्रेनर मेरा जो मतलब जब मैं कर रहा था तो मेरा ट्रेनर फॉरेन का था, मेरी शिफ्ट रहती थी रात में 9 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरा क्लास चलता था। अब वो एक तो फॉरेन बोल रहा है, ऊपर से नींद भी आ रहा है, ऊपर से ये समझ में भी नहीं आ रहा है, क्लास भी करना है। बहुत टाइम लगा था मुझे इस पे सस्टेन करने में, मतलब जब मुझे 3 महीने लग गए थे इसको सस्टेन करने में इस पे। तो अब अगर मुझे ये देखना है कि डेस्कटॉप के अंदर में क्या है, तो अगेन अपन करेंगे एलएस। और अगर कुछ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स दैट कि ये डेस्कटॉप खाली है, इस फोल्डर के अंदर में कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग मूवीज में देखते हैं कि ब्लैक कलर की डिस्प्ले होती है, ग्रीन कलर का फॉन्ट होता है, एक बार उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो देखना अगर है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर आप काली डार्क को चेंज कर दोगे ग्रीन ऑन ब्लैक, अप्लाई, ओके। कमांड से भी हो जाएगा, कमांड्स, अगर मैं कमांड्स हर जगह यूज करने लगा ना तब तो हो गया। ठीक है, तो ये म्यूजिक का सॉरी मूवी का फील देगा। किसी ने मिस्टर इसको जीयूआई से अगर हम करेंगे ना तो प्रेफरेंस, यहाँ पे ये कलर स्कीम है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा था ग्रीन ऑन ब्लैक। आप यहाँ से कोई सा भी लाइट थीम चूज कर सकते हो, मैंने अगर यहाँ पे लिनक्स चूज करा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये फॉन्ट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसका साइज को मैं चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट 18 पे रखते हैं। और अगेन इसको हम लोग कर लेते हैं काली लाइट पे ले लेते हैं, काली लाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन मैं कर देता हूँ ग्रीन ऑन ब्लैक। ठीक है, मिस्टर रोबोट किसी ने वॉच करा है? मिस्टर रोबोट किसी ने वेब सीरीज देखी है? वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, जिसमें कोई भी चीज इतना नहीं फेंका जाता जितना इंडियन इंडियन मूवीज में फेंक दिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी में मैं सबको एक ये चीजें रेकमेंड करता हूँ, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप एक बार मिस्टर रोबोट वॉच कीजिए, 6 सीजन की उसकी वेब सीरीज है। वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, जिसका टाइप काली लिनक्स के साथ भी रहा है। वहाँ जो कमांड्स अभी आपने देखा था ना, नेट यूजर और हैक 54321, हिरेन ओएस चल रहा है, वो सब वहां करके दिखाया है, हर एक चीज करके दिखाया है। और एवरीथिंग इज रियल, वहां पे ऐसा नहीं है कोई भी चीज फेक रहा है। जो इंडियंस जो मूवी शूट हो रही है या वेब सीरीज शूट हो रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या पता है? ये लोग हाइप जनरेट करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। अभी रिसेंटली जीनियस आया था या कुछ आया था, गीक्स फॉर गीक्स का प्रिंट हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को करके वो बता रहा है कि हम हैकिंग कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly, वो असुर में भी दिखाया है। एकदम घटिया लगता है यार, मतलब एकदम, मतलब ऐसा लगता है साइबर सिक्योरिटी वाले को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब वो एक लड़की पीछे बैठेगी और वो लड़का आएगा आराम से फायरवॉल ब्रेक करेगा, लड़की इंप्रेस हो जाती है। भाई वहां पे कनेक्शन बनाना पड़ता है। अगर आप हैक्ड मूवी देखे हो ना, इंडियन में एक मूवी आई थी हैक्ड, उसमें समवेयर बहुत ज्यादा 80% तक रियल है। क्योंकि वो लड़का जब उस हिना खान को ट्रैप करता है ना वेब कैम में, उसके फोन को, उसके घर में जाता है, पूरा वेबकैम सेट करता है, वेबकैम लगाता है, उसके फोन को उठाता है, उसके अंदर मालवेयर डालता है, तब एक्सेस बनाता है। लेकिन बहुत सारी मूवीज तो ऐसी है बिना कुछ किए एक्सेस बन रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता बिना कुछ किए एक्सेस बन कैसे गया। बस स्क्रीन पे कॉन्फ़िगरेशन, वो भी कॉन्फ़िगरेशन वीएफएक्स चलता है, लूप में चलते रहते हैं, वो लूप में नहीं हुआ तो फिर वीएफएक्स आर्टिस्ट तो बैठा है, वीएफएक्स लग जाएगा। अपडेट लगा दो, अभी अपडेट इसमें लग जाएगा तो ये तो चलता ही रह जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। तो अगर आप इस चीजों को देख रहे हो तो एक बार मिस्टर रोबोट वॉच करना। अब काली लिनक्स को थोड़ा सा और मैं आगे बताता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है, जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। इस टर्मिनल पे हम लोग कमांड फायर करते हैं। अब जो जीयूआई पे एडिक्टेड है तो उनका तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे है टूल्स, ये है हम लोगों के लिए गोल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल्स है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग लिखा हुआ है तो उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल्स मिलेगा, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में वल्नरेबिलिटी का टूल्स मिलेगा, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड क्रैकिंग के टूल्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशन, स्निफिंग एंड स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या फिर आपको फॉरेंसिक्स करना हो, ये सब यहाँ पे मिलेगा। अप्रॉक्स 700 से 800 टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आपको काले लिनक्स में मिल जाएगा, फ्री। फ्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, कोई इसको यूज नहीं करना चाहता। हम लोग काले लिनक्स में क्या क्या कर सकते हैं,
और क्या क्या करेंगे वो आने वाले टाइम में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि आधे घंटे मैक्स टू मैक्स, अब 1:30 बजे के आसपास एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट के अंदर में, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफी मजा आएगा उसमें। अगर आपने कभी नाम सुना हो या फिर पता हो, तो एक टर्म आता है इंटरनेट में, डार्क वेब, है ना। अभी ये कुछ और ही है, काली नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे। डार्क वेब, बहुत सारे लोग सुन रखे हैं, मतलब सुनते हैं, समझते हैं उन्हें, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता, किसी को आता है तो वो कुछ और समझते हैं, रियलिटी में है कुछ और। डार्क होल, नहीं वो अलग है। डार्क वेब, डार्क वेब की अगर अपन बात करें ना, तो सबसे पहला चीज ये है कि हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इलीगल चीज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके, किसी का माइंड कितना हद तक नीचे गिर सकता है वो सोचा जा सकता है डार्क वेब को लेकर के। लेकिन रियलिटी इससे कहीं डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है रियलिटी। डार्क वेब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है अपने आप को, क्या बोलते हैं, हाइड करने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि नई नई चीज़ों को अगर आप सीखना चाह रहे हो, जो आपको सरफेस वेब पे नहीं मिल रहा वो आपको डार्क वेब पे मिलेगा। बट इट डजेंट मीन कि ये हार्मफुल नहीं है। डिपेंड ये करता है आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। घर में अगर किसी एक कुत्ते को, पपी को लाया जाता है जो 12 दिन का, 14 दिन का होता है, तो उसको ढालना पड़ता है, ये कैसा बनेगा आगे चल के। तो वो ट्रीटमेंट भी आपको उसी तरह देगा आगे चल के। 1 साल 2 साल के बाद अगर आप उसको एग्रेसिव बनाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, लेकिन अगर आप उसको अच्छा बनाओगे तो फिर वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। डार्क वेब की कहानी ऐसी है, अभी जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो ना अभी के टाइम पे, वो है सरफेस वेब, ठीक है। अब जो सरफेस वेब है ना, ये ओनली 4 to 5% है। इतने में इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप खत्म हो जाता है। मतलब जो आप सोच रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो वो 4 से 5% में ही है, जो भी आप सोच रहे हो। मतलब अगर आपके दिमाग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी चीज़ आ रहा है, जो भी चीज़ आ रहा है, वो सब 4 से 5% के अंदर में है। अगर बाकी सारी चीज़ें जो है वो डार्क वेब पे चलती है। डार्क वेब पे कैसे चलती है? डार्क वेब पे चलने का रीज़न ये है कि अगर हर चीज़ों को एक सिक्योरिटी चाहिए होता है, हर चीज़ों को सिक्योरिटी चाहिए होता है। डीप वेब, या फिर अगर हम लोग डार्क वेब की बात करें, आप लोग नेट बैंकिंग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होगे, आपका पासवर्ड सरफेस वेब पे नहीं रहता, आपका पासवर्ड रहता है डीप वेब पे। डीप वेब मिडिल पार्ट होता है सरफेस वेब और डार्क वेब का। जो भी दिखाऊंगा अभी वो काफी डिफरेंट होगा। अगर हम लोग 4 to 5% को छोड़ दें और सिर्फ 96% को अगर एक्सप्लोर करें ना, तो इतनी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, उतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे करते हैं डार्क वेब कहानी पता है? दुनिया में पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन, या फिर अगर आप बोल सकते हो कोई ऐसी चीज जो आप फ्लिपकार्ट पे आज यूज कर रहे हो ना, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांजैक्शन, गेटवे, जितनी सारी चीजें आप देख रहे हो ना, ये पहले डार्क वेब पे हो चुका होता है, पहले हो चुका होता है। इसका सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारा पेमेंट पेमेंट सिस्टम। आप अगर इस चीजों को डिसाइड करना चाह रहे हो कि ये इतना लोड बैलेंस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, उसका सबसे बेहतर टेस्टिंग हो सकता है डार्क वेब पे। जितना यूजर डार्क वेब पे है ना, उतना सरफेस वेब पे नहीं होगा। अगर आप अच्छे से डार्क वेब को एक्सप्लोर करोगे तब। अगर सिर्फ आप ऊपर में, ऊपर की लेयर पे रह जाओगे ना डार्क वेब पे, तब ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग मैच्योर हैं, तो एक डिस्कस करते हैं। गूगल पे जो भी वेबसाइट इंडेक्स होती है, जो इंडेक्स नहीं होना चाहिए, आई होप सब अंडरस्टैंड हो गए हो आप लोग। तो वो वेबसाइट इंडेक्स होती है लेकिन नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन, गूगल कभी भी इससे मतलब नहीं रखता कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो क्रॉल करता है कि कहीं से डेटा मिल गया वो आपको दिखा रहा है। वहां पर जो ऑडियंस की स्ट्रेंथ है ना, वो नॉर्मल ऑडियंस से कई गुना ज्यादा है। तो वहां पर अगर मेरा कोई भी सेटअप, कोई भी इनोवेशन सक्सेस हो गया, इट मीन दैट वो सरफेस वेब पे सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट का भी यही था। पेमेंट की कहानी ऐसी है ना, दुनिया का पहला जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था, वो कोई खिलौना या कपड़ा, ड्रेस ड्रेस वगैरह नहीं थे।
ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं हुआ था। सबसे पहली बार जो सेल किया गया था वो था ड्रग्स। सबसे पहली बार जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ था वो था ड्रग्स। और यू विल नॉट बिलीव, वो कहाँ का स्टूडेंट था, वो था एमआईटी का, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था वो। कैश ऑन डिलीवरी में हुआ था वो। मतलब वो गया, उसने दिया, पैसे लिए और ट्रांजैक्शन हुआ। तो उस वक्त ऐसे चल रहा था, दुनिया की पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी वो ड्रग्स में। और उसके बाद फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन सब है ना, उसके बाद आया है ये। जो अगर आप लोगों को अगर ये लग रहा है सरफेस वेब पे जो आप देख रहे हो वो इनोवेशन है, तो आप गलत फहमी में, वो पहले कहीं ना कहीं हो चुका है। जो हम लोग नॉर्मल यूज कर रहे हैं, जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब पहले हो चुका है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं है, तो हमें लगता है ओह दिस इज इनोवेशन। नो, वो किसी और ने कर चुका है। लेकिन डार्क वेब का जो ग्राफ है ना, वो एक्सपोनेंशियली तब ग्रोथ हुआ जब 2010 में बिटकॉइन लॉन्च होता है। एंड नो डाउट, आई ऑल्सो प्रेफर बिटकॉइन, मेरे को भी बहुत पसंद है। मैं, मेरे पास में है नहीं वैसे, मतलब उतना नहीं है। लेकिन बिटकॉइन, हाँ, बिटकॉइन इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन डिटेक्ट नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन डिटेक्ट नहीं हो सकता। डिटेक्ट नहीं हो सकता। क्या सुनाई दे रहा है? तो अगर मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर भेज रहा हूँ, तो वो ट्रांजैक्शन सबके कंप्यूटर में दिखेगा। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन हैश कोड के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारा बिटकॉइन, मतलब आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन का एक माध्यम बना हुआ है। रियलिटी में कोई कॉइन नहीं है, वो तो बस एक नंबर है, लेकिन उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम, बस प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्यूशन है। चेंज नहीं करा जा सकता। एग्जैक्टली, आप उसको बदल नहीं सकते। अब यहाँ पे होता क्या है, 2010 से पहले बहुत मुश्किल था ये डार्क वेब का जर्नी, कि लोग, और उस वक्त चलता था ये एक अल्फा करके कुछ नाम था, मेरे को सिल्क रोड। सिल्क रोड का जो ओनर है वो ड्रग सेल करता था, और अलग अलग क्वालिटी के जो भी मॉडल्स के आपको ड्रग्स चाहिए वो देता था, वो सेल करता था। और वहां पर कैश ऑन डिलीवरी में सारी ट्रांजेक्शन हो रही थी। गया, दिया, पैसा लिया, आया, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता था। कहीं कोई, क्या पता, कोई एफबीआई का एजेंट पकड़ा हो। यहाँ पर हुआ क्या, 2010 में लॉन्च होता है बिटकॉइन। अब जब 2010 में लॉन्च हुआ बिटकॉइन, तो सबको ये पता चल गया कि ये अनट्रेसेबल है। ठीक है। अब जब अनट्रेसेबल है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा हमारे लिए, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब आप, हाँ, अनट्रेसेबल मतलब देखो मैं समझा रहा हूँ। अनट्रेसेबल का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर मैंने फोन पे से आपको 100 रुपये भेजा, तो हमारा एक रिकॉर्ड है कहाँ से भेजा, कहाँ, किसके पास कितना पैसा गया, ये सब पता है। लेकिन वो आप बिटकॉइन में नहीं कर पाओगे। अगर आपने गलती से किसी और के में अगर भेज दिया ना, तो फिर आपको उसी पर्सन का अगर आपके पास में कांटेक्ट है, तो ही आप वापस बिटकॉइन को रिकवर करवा पाओगे। अदरवाइज नहीं तो फिर रिकवर नहीं करवा पाओगे। ट्रांजेक्शन का बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है। अभी भी चल रहा है बिटकॉइन। अब तो अभी भी वो, उसका तो काम ही यही है, वो चेंज कभी हो ही नहीं सकता। जिस दिन वो ट्रेस होना चालू हो गया, फिर से वो कहानी चेंज हो जाएगी। ना, बिल्कुल भी नहीं। सारे कंप्यूटर में मल्टीपल हैश हैं, किसको ट्रेस करोगे आप? हम्म। और फिर वहां पे चेंज होता है। हाँ। अब आप बोलोगे हम पहले नोड को पकड़ेंगे तो क्या होगा, यही बोलोगे ना आप। पहले नोड पे भी आपको ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हैश किसी और को कन्वर्ट कर दिया गया है। एक हैश फिक्स नहीं है, हैश फॉर्मेट में चल रहा है, 1 2 4 5 6 7 8, पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैंने, मान लेते हैं कि मैंने इसको कोई एक बिटकॉइन भेजा, यहाँ पे जितने सारे हम लोग चेन में बैठे हुए हैं ना, इन सब के पास वो ट्रांजैक्शन दिखेगा। इन सब के, भेजा तो मैंने इसको, इस पे भी दिखेगा। इस बात की क्या गारंटी कि मैंने इसको भेजा है? ट्रांजैक्शन तो आप पे भी दिख रहा है। समझ में आया? ये है ब्लॉकचेन। एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल कंप्यूटर, देखो अगर नहीं आ रहा है समझ में, मैं उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्लाउड में देखेंगे। सिंपल सी चीज है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 2010 में तो बिटकॉइन आया, उसके बाद जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू हुआ, तो डार्क वेब पे जब बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन चालू हुई, तब ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। उस वक्त सिल्क रोड चला करता था, जो ड्रग सेल करता था, अफीम या फिर वीड्स वगैरह। और आज के डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है
इतना बड़ा है, कोई मार्केट में आजकल आज ड्रग्स नहीं खरीदता, वो ऑनलाइन मंगाता है। तो मंगाएंगे हम लोग भी, अभी देखते हैं कैसे मंगाया जाता है। ठीक है। और कोई भी ऑनलाइन डार्क वेब पे डार्क वेब पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सपोर्ट नहीं मिलता। आप जो सोचो कि हम गूगल पे फोन पे से कर देंगे, वो बोल लेगा ही नहीं। आप बोलो कि हम 1 करोड़ रुपए भेजेंगे आपको, मेरे को भेज दो, वो लेगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है वो ले ले। लेकिन एक चीज है, ये जो चीजें है डार्क वेब, चल क्यों रहा है तब? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चल क्यों रहा है। अगर यहाँ, और नो डाउट इस पे एक से एक इलीगल से इलीगल और लीगल से लीगल काम होता है। मैंने लीगल से लीगल होते हुए भी देखा, इलीगल से इलीगल होते हुए भी देखा। जब स्टार्टिंग जर्नी मेरी हुई थी तो मेरे लैपटॉप का तो वेबकैम ही ऑफ नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा दिक्कत मेरे साथ में ये था, मतलब बगल का व्हाइट कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, मेरा लैपटॉप क्लोज है और वो लाइट ब्लिंक कर रहा है। कैन यू इमेजिन उस वक्त मेरा हार्ट बीट कितना तेज रहा होगा। तो बहुत सारा ऐसा चीज है, जब आप ऑनलाइन घुसोगे ना उसके अंदर में, थोड़ा जब धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ऐसे ऐसे वेबसाइट देखने के लिए मिलेंगे कि अगर कोई आदमी लेटा हुआ है, ऐसा प्राणी देखने के लिए मिलेगा जो प्राणी कभी मैंने अपन ने जीवन में ना देखा हो। ऐसे ऐसे लोग देखने के लिए मिलते हैं कि कोई खा रहा है, बैठ रहा है, मैगी खा रहा है, और कोई आके पीछे से मार के उसको निकल जा रहा है। इलीगल है, पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये सारी बातें फेक है। रेड रूम्स फेक है। अब मैं बताऊंगा उसको क्यों, उस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक स्टोरी के बाद। जिनको भी रेड रूम्स रियल लगता है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट वो भी एक मेंटल पेशेंट है। नहीं, सही बता रहा हूँ, जिनको अगर ये लग रहा है रेड रूम्स रियल है, रेड रूम्स की कहानी अलग है। देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नॉर्मल ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास में एक ब्राउजर आता है, टॉर। ठीक है। टॉर ब्राउजर यही एक दुनिया का इकलौता ऐसा ब्राउजर है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस करोगे। लेकिन इसको बनाया किसने है? यूएस मिलिट्री ने। इसको बैन एक ही इंसान कर सकता है, वो है यूएस मिलिट्री, बस। और कोई नहीं कर सकता। इसका कहानी शुरू होता है 1970 या 60s के आसपास। जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी ना धीरे धीरे यूएस में, क्योंकि कंप्यूटर का मार्केट यूएस में सबसे ज़्यादा था, पास्ट में भी और अभी भी। तो वहाँ इनोवेशन चलता है। तो उन्होंने ये बात बोली कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमारा एक डेटा सिक्योरिटी में चलनी चाहिए, मतलब जो हम कर रहे हैं वो हमें पता हो, बाकी दुनिया को ना पता चल जाए। तो उन्होंने इजाद किया टॉर ब्राउजर, लेयर बाय लेयर, मतलब उसमें 3 लेयर का वीपीएन लगा रहेगा, सारी सिक्योरिटी लगी रहेगी। तो उन्होंने इसको बनाया। अब यूएस मिलिट्री वालों के पास में एक प्रॉब्लम हो गया। देखो, होता क्या है ना कि अगर हम लोग कोई एक नया इन्वेंशन करते हैं और कल के डेट में अगर उसी इन्वेंशन से रिलेटेड कोई कांड हो जाएगा, तो पूरी दुनिया हमारा गला पकड़ेगा कि भैया आपके वजह से हुआ है। उसने क्या किया, अलाउ कर दिया कि भैया सब यूज करो। अब कांड कोई और भी करेगा तो हमें क्या पता, हमने तो सबको यूज करने के लिए दिया, हमें क्या पता किसने क्या किया है। वहां से टॉर ब्राउजर लीगल बन जाता है, सब यूज कर सकते हैं। तो टॉर ब्राउजर जब आप ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वीपीएन लगाना। और मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी सिक्योरिटी पैच यूज नहीं कर रहा। कोई भी अगर आप लोग यूज करोगे तो पहले देख लेना, आप लोग समझ लेना, कहीं पे भी अगर कोई बता रहा हो तो उसको समझना अच्छे से आप लोग। मैं यहाँ पे कोई भी वीपीएन यूज नहीं कर रहा, ना प्रॉक्सी, डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो बस कनेक्ट पे क्लिक करना है, मेरा टॉर ब्राउजर कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं रेड रूम्स पे। ये जो रेड रूम्स पे इतना बड़ा कंसेप्ट चलता है ना साइबर सिक्योरिटी में, कि हैकिंग में ये होती है, रेड रूम्स हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। होता है, देखो। मा बेट चलती है, ये सारी चीजें बोलते हैं। बेट का मतलब हो गया कि आप बोलोगे इसका कान काट दो और उसको बिटकॉइन दो, वो कान काट देगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। रिकॉर्डेड मिल सकता है, यू विल गेट रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा कि कोई किसी का मतलब पकड़ रहा है और उसको खत्म कर दे रहा है, वो वीडियो मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा। रेड रूम जैसा कोई कंसेप्ट रियल में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। सिल्क रोड का जो ओनर था, उस ओनर ने एक बात बोली थी कि अगर किसी ने ये बात प्रूव कर दिया रेड रूम्स इज रियल थिंग विच एग्जिस्ट इन आवर रियल लाइफ, मैं उसे $1 मिलियन दूंगा। और ये बात से मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। यहाँ पे खुद का जियो 4G ठीक से लाइव स्ट्रीम पे मैच नहीं दिखाता, वो 4 लेयर के वीपीएन पे आपको कैसे दिखा देगा टॉर ब्राउजर पे? अभी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुआ है, बताओ कैसे होगा? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं आज ये सब क्या बातें कर रहा हूँ, ये सब क्यों चल रहा है। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं ऑफेंसिव पार्ट में हूँ, साइबर सिक्योरिटी में। मेरे को सिक्योरिटी से
कोई मतलब नहीं है कि आपका वेबसाइट कितना सिक्योर है, नहीं है, आई डोंट केयर। मेरे को इससे मतलब है कि आपका वेबसाइट कितना ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब मेरे को हैक करने से मतलब है। देयर आर टू टीम्स इन साइबर सिक्योरिटी, वन इज रेड टीम एंड अनदर इज ब्लू टीम। तो रेड टीम हैक करती है, ब्लू टीम उसको सिक्योर करती है। तो अपन रेड टीम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे को डार्क वेब ये सब चीज़ें सब ज़्यादा पसंद पड़ती है। ये देखो आप, ये हिडन विकी लिंक्स है जो आपको डार्क वेब के साइट तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग यूज करना अपना सोच समझ के, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपने कुछ चीजें देखी नहीं होगी वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। द हिडन प्लेस टू ट्रांजिट डीप वेब इन डार्क वेब ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन्स। हर कंट्री से आउटसे बोलते हैं ना, उसमें ब्लेम करते हैं, जो स्पॉन्सर। हम्म, सी, दिस इज द डोमेन। ऊपर में जो दिख रहा है ना, वो डोमेन है। ये है डोमेन नेम, जैसे हम लोगों का होता है google.com, facebook.com, तो वो है डोमेन। और उसके बगल में है डॉट अनियन। यहाँ पे डॉट कॉम डॉट इन वगैरह सब नहीं चलता, सिर्फ डॉट अनियन चलता है। और ये जो आपको नीचे में दिख रहा है 120 यूएसडी, ये 120 यूएसडी नहीं मांग रहा है। 120 यूएसडी उसकी वैल्यू है, उतना बिटकॉइन ये आपसे लेगा। दिस इज द बिटकॉइन। और यहाँ पर है साइड में आपके पास में प्रोडक्ट्स, ये है प्रोडक्ट्स। और ये किसका शॉप है ये? आई थिंक इट इज वीड्स और ड्रग्स। यस, डॉक्टर कौन, ये वीड्स और ड्रग्स का सप्लायर है। मतलब यहाँ पर से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। शिपिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। दिस इज द कार्ड शॉप। यस, इट इज मोर इंटरेस्टिंग। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि 5 रुपए देकर हम 100 रुपए कमाए हो? टेलीग्राम पे होता है ये। यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 यूएसडी, ठीक है, $90 अगर आप दे रहे हो तो आपको 1000 से 5000 डॉलर का एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। और उससे आप रिडीम कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ सब पे ट्रांजेक्शन कभी मत करना, आप लोग कभी मत करना। मान लेते हैं मुझे अगर कहीं पे कोई ट्रांजेक्शन करना होता है तो मैं प्रॉपर लीगल रहता हूँ कि वहां पर क्या नहीं है। गलती से भी अगर ये वेबसाइट एफबीआई चला रहा होगा, क्योंकि डार्क वेब पे ना एफबीआई का, सीआईए का नजर रहता है, हर वक्त रहता है। क्या पता उसी ने फेक वेबसाइट बना रखी हो और आपको ट्रैप कर रहा हो। तो फिर करोगे काम आप एक बार, 10 साल जेल में रहोगे। तो कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के वहां पर आप अपनी डिटेल्स डालो, बहुत सोच के कि क्या होगा आगे, नहीं होगा। पूरा फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेना है कि जेल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे। ठीक है। देखो, यहां से होने का बात नहीं है, तुरंत नहीं होता। अभी मैं ट्रांजेक्शन कर दूंगा कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होती है, जब कुछ आप ऐसी चीजें कर देते हो जो मतलब होना नहीं चाहिए था। मान लेते हैं आपने यहाँ से कार्ड खरीदा। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक है, कार्ड कहीं से आएगा, किसी ना किसी का तो कार्ड आएगा आपके पास। किसी ना किसी का जब कार्ड आएगा तो वो बंदा तो बेचारा मेहनत से कमा रहा होगा। यहाँ पर आपको कार्ड मिल रहा है $90 में, 1000 से 5000 डॉलर का आपको कार्ड मिल जाएगा, आप शॉपिंग करो। अब होगा क्या, अब आप शॉपिंग इधर करोगे, उधर उसके कार्ड से पैसे कटेंगे। अब मान लो उसने एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार इग्नोर कर दिया, उसको नहीं आ रहा है समझ में। जिस दिन अगर उसको समझ में आ गया और कोई हैवी ट्रांजैक्शन आपने मार दिया, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। और यूएस में प्रॉब्लम है, यूएस में प्रॉब्लम बोलो आप जो बोलो, क्रेडिट कार्ड पे ना वहाँ ओटीपी नहीं आता, सिर्फ नंबर, सीवीवी और डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, जो हमारा डेट रहता है, एक्सपायरी डेट। बस इतना डालोगे, ट्रांजेक्शन एक बार में हो जाएगा, क्लीन। कोई ओटीपी का झंझट नहीं है, कोई ओटीपी का लफड़ा नहीं है। यहाँ पे ओटीपी लगता है इंडिया में। तो इंडिया का कार्ड तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे मिलेगा आपको फॉरेन का कार्ड। तो यहाँ पर से आप जम के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ कि इससे मैं भी दूर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा तरीका डिफरेंट है। मान लेते कि मुझे अगर कोई प्रीमियम चीज़ सस्ते में चाहिए होगा,
देन मैं डायरेक्टली नहीं करता, जो कर रहे होते हैं मैं उनसे बाय करता हूँ। मतलब अगर जैसे कि मान लेते फॉर एन एग्जाम्पल कोई वाउचर है, जैसे 1500 रुपये का है, तो वो मेरे को 150 रुपये में दे देगा, क्योंकि वो किसी और के कार्ड से बाय करेगा। समझ आ रहा है? कार्डिंग कहलाता है, ये कार्डिंग होती है। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन क्योंकि उसका तो 1 रुपये नहीं लग रहा है, वो कार्डिंग की हेल्प से एक वाउचर निकालेगा वहां से, एक वाउचर निकालेगा और मेरे को दे देगा, और मैं उसको 150 रुपये दे दूंगा। तो मेरा लिंक यहाँ से दूर दूर तक रहता है। मैं अगर कल के डेट में कुछ होता भी है तो भैया वो फंसेगा, अपन सेफ रहेंगे। तो $90 दे करके मतलब $1000 लेना समझदारी नहीं है मेरे नज़र में। लेकिन हाँ, जब तक आप सेफ हो तब तक ठीक है, तब तक चलेगा। जिस दिन पकड़ाओगे उस दिन फिर वाट लग जाएगी। यहाँ पे पटेल नगर में ओरिएंटल का एक स्टूडेंट था, इसीलिए मैंने तुमसे बात करा था। शुभांक है, और शुभांक का एक दोस्त था। वो लोग कार्डिंग करते थे, बिजनेस प्रॉपर बिजनेस सेटअप करके रखा था मैम उन्होंने। तो एक प्रॉपर टेबल है, टेबल चेयर है। क्या चाहिए आपको? आईफोन 1.5 लाख का आईफोन 30,000 में दिलवा रहा है वो, एकदम सील पैक विथ वारंटी। एकदम वारंटी रहेगा उसमें, सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब कुछ क्लियर। और एक दिन बस उसने एक गलती कर दी, उस दिन उसने प्रॉक्सी नहीं लगाया, बस। वीपीएन आप बोल लो, या फिर आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो आईएसपी के नजर में आ गया था। जैसे ही आईएसपी के नजर में आया तो बस खेल खत्म। और कमाया उसने, लिटरली भयानक कमाया। कुछ इस तरह के भी वेबसाइट्स दिखेंगे जो बढ़िया बढ़िया आपको फीचर्स देंगे, इंक्रिप्शन लगा, मतलब ये चैटिंग वेबसाइट है। यहाँ पर से आप कुछ भी चैट्स वगैरह सब देख सकते हो, अगर आपको चैट्स वगैरह करना है और अगर आप सेफ रहना चाहते हो। तो इस तरह का सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि अगर मुझे किसी भी चीज़ों को याद रखना है तो यहाँ पर नाम का कोई लफड़ा नहीं है तो कैसे याद रहेगा? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको वो जो यूआरएल है ना, वो बुक मार्क करके रखना पड़ेगा, और उस बुक मार्क को एक नाम देना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया का है, इसका ये है वो है। तो वो आपको वहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।